क्या समय हमेशा से था या इसकी कोई शुरुआत थी? क्या समय कभी उल्टा चल सकता है? क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है या ये हमेशा के लिए फैलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 99 आइडिया पर। आज हम एक ऐसी किताब का पन्ना पलटने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। ये किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। इसे लिखा है हमारे समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग ने। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपनी कुर्सी से हिल नहीं सकता था, जो अपने गले से बोल नहीं सकता था, लेकिन जिसका दिमाग ब्लैक होल्स की गहराइयों से लेकर बिग बैंग के धमाके तक पूरे ब्रह्मांड की सैर करता था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने मौत को चकमा देकर हमें ब्रह्मांड के वो राज बताए जो उनसे पहले कोई नहीं जानता था। ये किताब सिर्फ साइंस नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा की कहानी है। ये किताब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बार बिकी है और इसने विज्ञान को आम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचाया। आज की इस ऑडियो बुक में हम स्टीफन हॉकिंग के साथ एक सफर पर चलेंगे। हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स सच में काले नहीं होते। हम समझेंगे कि अगर आप प्रकाश की गति से चलें तो आपकी उम्र क्यों रुक जाएगी, और हम उस गॉड पार्टिकल की तलाश करेंगे जो सब कुछ जोड़कर रखता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम पृथ्वी से बाहर निकलकर तारों के पार जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। समय का संक्षिप्त इतिहास। पार्ट 1, ब्रह्मांड की तस्वीर, आ पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। चैप्टर 1, कछुओं की मीनार, द टावर ऑफ टर्टल्स। ब्रह्मांड को समझने का हमारा सफ़र एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरू होता है। एक बार एक मशहूर वैज्ञानिक, कहा जाता है कि वो बर्ट्रैंड रसल थे, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के लाखों तारों में से एक है। भाषण के अंत में कमरे के पीछे बैठी एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई और बोली, तुमने जो भी कहा वो सब बकवास है। दुनिया असल में एक चपटी तश्तरी है जो एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर वो कछुआ किस पर खड़ा है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, तुम बहुत चालाक हो नौजवान, लेकिन वो कछुआ एक दूसरे कछुए पर खड़ा है और उसके नीचे एक और कछुआ। ये नीचे तक कछुओं की एक पूरी मीनार है। आज हमें ये कहानी मज़ेदार लग सकती है, लेकिन ज़रा सोचिए, हम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम ब्रह्मांड को जानते हैं? हम यहाँ क्यों हैं? हम कहाँ से आए हैं? क्या समय का कोई अंत है? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ब्रह्मांड को समझना सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं है, ये हम सबका अधिकार है। चैप्टर 2, गोल पृथ्वी का सबूत, फ्रॉम फ्लैट अर्थ टू राउंड अर्थ। इंसान हमेशा से आसमान को देखकर हैरान होता आया है। शुरुआत में लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है यानी फ्लैट है, और अगर आप समुद्र में बहुत दूर जाएंगे तो किनारे से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन करीब 340 ईसा पूर्व यानी बीसी में यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी किताब ऑन द हेवंस में 2 ठोस सबूत दिए कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। पहला सबूत, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। अरस्तु ने देखा कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। उन्होंने नोटिस किया कि ये छाया हमेशा गोल होती है। अगर पृथ्वी चपटी तश्तरी जैसी होती तो उसकी छाया कभी न कभी लंबी या अंडाकार होती, लेकिन छाया हमेशा गोल थी। दूसरा सबूत, ध्रुव तारा, द नॉर्थ स्टार। ग्रीक लोगों ने यात्रा करते समय देखा कि जब वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो ध्रुव तारा आसमान में नीचे दिखाई देने लगता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सतह गोल हो। अरस्तु सही थे, पृथ्वी गोल है, लेकिन उनसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें लगता था कि पृथ्वी रुकी हुई है यानी स्टेशनरी है, और सूर्य, चांद और तारे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था। लोगों को ये विचार पसंद था क्योंकि बाइबल और चर्च भी यही कहते थे कि इंसान ब्रह्मांड के केंद्र में है और हम सबसे खास हैं। चैप्टर 3, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, द हीलियोसेंट्रिक रेवोल्यूशन। करीब 2000 साल तक लोग यही मानते रहे कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं और सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है।
फिर साल 1514 में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस ने दुनिया हिला देने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। कोपरनिकस डरे हुए थे। उन्हें पता था कि चर्च उन्हें सजा देगा, इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी चुपचाप छापी। शुरुआत में किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन 100 साल बाद इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपनी खुद की बनाई दूरबीन आसमान की तरफ घुमाई। गैलीलियो ने जो देखा उसने पुरानी मान्यताओं को तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि बृहस्पति ग्रह के आसपास छोटे छोटे चांद घूम रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि ब्रह्मांड में हर चीज का पृथ्वी के चारों ओर घूमना जरूरी नहीं है। अगर चांद जुपिटर के चक्कर लगा सकते हैं तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों नहीं लगा सकती? ये इंसान के अहंकार पर बहुत बड़ी चोट थी। अचानक हम ब्रह्मांड के राजा नहीं रहे, हम बस एक साधारण से ग्रह पर रहने वाले लोग थे जो एक साधारण से तारे यानी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चैप्टर 4, न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन एंड ग्रेविटी। अब हमें ये तो पता चल गया था कि ग्रह घूमते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो क्यों घूमते हैं। वो कौन सी रस्सी है जिसने उन्हें बांध रखा है? साल 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। न्यूटन ने न सिर्फ ये बताया कि चीज़ें कैसे चलती हैं, बल्कि उन्होंने उस अदृश्य रस्सी का नाम भी दिया, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में हर चीज़ एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है। सेब जमीन पर गिरता है क्योंकि पृथ्वी उसे खींचती है, और सबसे बड़ी बात, चांद पृथ्वी पर नहीं गिरता और पृथ्वी सूर्य पर नहीं गिरती क्योंकि वो लगातार घूम रहे हैं और ग्रेविटी उन्हें एक कक्षा में संतुलित रखती है। न्यूटन ने ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन की तरह देखा, एक ऐसी घड़ी जिसे भगवान ने बनाकर चाबी भर दी है और अब वो अपने आप नियमों से चल रही है। लेकिन न्यूटन की थ्योरी में एक समस्या थी। न्यूटन मानते थे कि समय और जगह अलग-अलग हैं और स्थिर हैं। उनका मानना था कि एक सेकंड चाहे पृथ्वी पर हो या चांद पर या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, उसकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। उन्हें लगता था कि समय भगवान की घड़ी है जो सबके लिए एक समान टिक टिक कर रही है। यही वो जगह है जहां कहानी में मोड़ आता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक मामूली से पेटेंट क्लर्क ने न्यूटन की इस सोच को चुनौती दी। उस क्लर्क का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा, नहीं न्यूटन साहब, समय स्थिर नहीं है। समय एक नदी की तरह है, कहीं तेज बहता है तो कहीं धीमा। क्या सच में समय धीमा हो सकता है? क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति के लिए 1 घंटा दूसरे व्यक्ति के लिए 100 साल के बराबर हो? अगले भाग में हम जानेंगे आइंस्टाइन की उस थ्योरी के बारे में जिसने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया, रिलेटिविटी यानी सापेक्षता। क्या आप तैयार हैं अपना दिमाग हिला देने वाले सफर के लिए? मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 समाप्त। पार्ट 2, जगह और समय, स्पेस एंड टाइम। न्यूटन की दुनिया में सब कुछ सीधा साधा था। समय एक घड़ी की तरह था जो सबके लिए बराबर चलता था। लेकिन 19वीं सदी के अंत में वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, और वो समस्या थी प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रकाश एक निश्चित गति से चलता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकंड। ये गति इतनी तेज है कि आप 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन पहेली ये नहीं थी कि प्रकाश तेज है। पहेली ये थी कि प्रकाश की गति कभी बदलती नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आप ट्रेन के अंदर एक गेंद को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे फेंकते हैं। जमीन पर खड़े आदमी को वो गेंद 120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 100 + 20 की रफ्तार से जाती दिखेगी, सही है। लेकिन अगर आप ट्रेन के ऊपर खड़े होकर टॉर्च जलाएं, क्या टॉर्च की रोशनी की रफ्तार बढ़ जाएगी, ट्रेन की स्पीड प्लस रोशनी की स्पीड? जवाब है नहीं। रोशनी की रफ्तार उतनी ही रहेगी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चाहे ट्रेन चले या रुकी रहे, रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात न्यूटन के नियमों के खिलाफ थी। अगर गति नहीं बदल रही तो फिर कुछ और बदलना चाहिए, लेकिन क्या? चैप्टर 6, स्पेशल रिलेटिविटी और रुका हुआ समय, 1905। साल 1905, स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में काम करने वाला 26 साल का एक क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन इस पहेली को सुलझाता है। उन्होंने दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया, स्पेशल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा, ब्रह्मांड का एक ही नियम है, प्रकाश की गति कभी नहीं बदलेगी।
इसे स्थिर रखने के लिए बाकी सब कुछ बदल सकता है, यहाँ तक कि समय भी। आइंस्टाइन ने दावा किया कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं है। आप जितनी तेजी से स्पेस में चलेंगे, आप समय में उतना ही धीमे चलेंगे। सोचिए, अगर आप एक रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति के पास यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। आपकी घड़ी की सुइयां धीरे चलेंगी, आपका दिल धीरे धड़केगा, आपकी उम्र धीरे बढ़ेगी। लेकिन पृथ्वी पर बैठे लोगों के लिए समय सामान्य रफ्तार से चलता रहेगा। इसे विज्ञान में टाइम डायलेशन यानी समय फैलाव कहते हैं। न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम का विचार अब इतिहास बन चुका था। समय अब व्यक्तिगत हो गया था। सोचिए, अगर आप एक रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति के पास यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। आपकी घड़ी की सुइयां धीरे चलेंगी, आपका दिल धीरे धड़केगा, आपकी उम्र धीरे बढ़ेगी। लेकिन पृथ्वी पर बैठे लोगों के लिए समय सामान्य रफ्तार से चलता रहेगा। इसे विज्ञान में टाइम डायलेशन यानी समय फैलाव कहते हैं। न्यूटन का एब्सोल्यूट टाइम का विचार अब इतिहास बन चुका था। समय अब व्यक्तिगत हो गया था। चैप्टर 7 स्पेस, टाइम और ग्रेविटी। स्पेशल रिलेटिविटी ने समय और गति का रिश्ता तो बता दिया, लेकिन इसमें ग्रेविटी गायब थी। न्यूटन ने कहा था कि ग्रेविटी एक बल है जो चीज़ों को खींचता है। लेकिन 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी सबसे बड़ी खोज पेश की, जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा, न्यूटन गलत थे। ग्रेविटी कोई खिंचाव या बल नहीं है। ग्रेविटी तो बस स्पेस का आकार यानी शेप ऑफ स्पेस है। कल्पना कीजिए कि एक ट्रैम्पोलिन तनी हुई है। अगर आप उस पर एक भारी बोलिंग बॉल यानी सूरज रख दें तो वो चादर बीच में धंस जाएगी या मुड़ जाएगी। अब अगर आप एक छोटी कंचे यानी पृथ्वी को उस चादर पर लुढ़काएं तो वो कंचा सीधी रेखा में नहीं जाएगा, वो उस बोलिंग बॉल के चारों ओर गोल गोल घूमने लगेगा। न्यूटन को लगता था कि बोलिंग बॉल कंचे को खींच रही है, लेकिन आइंस्टाइन ने दिखाया कि कंचा तो बस उस मुड़े हुए रास्ते पर चल रहा है जो भारी बॉल ने बनाया है। इसे ही स्पेस टाइम कहते हैं। स्पेस और टाइम अलग नहीं है, वे एक चादर की तरह हैं, और भारी चीज़ें जैसे सूरज, तारे इस चादर को मोड़ देती हैं। स्टीफन हॉकिंग इस किताब में समझाते हैं, मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व एंड स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। पदार्थ स्पेस को बताता है कि कैसे मुड़ना है और स्पेस पदार्थ को बताता है कि कैसे चलना है। चैप्टर 8 जुड़वा भाइयों का विरोधाभास। रिलेटिविटी का सबसे दिलचस्प उदाहरण है द ट्विन पैराडॉक्स, जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम, दोनों 20 साल के हैं। राम पृथ्वी पर रहता है, लेकिन श्याम एक ऐसे रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष यात्रा पर जाता है जो प्रकाश की गति के बहुत करीब चलता है। श्याम अपनी घड़ी के हिसाब से 5 साल तक यात्रा करता है और वापस आता है। श्याम के लिए उसकी उम्र अब 25 साल है, 20 + 5। लेकिन जब वो पृथ्वी पर उतरता है तो वो हैरान रह जाता है। उसका भाई राम अब बूढ़ा हो चुका है। राम की उम्र शायद 80 साल हो चुकी है या वो मर भी चुका है। क्यों? क्योंकि श्याम स्पेस में इतनी तेजी से चला कि उसके लिए समय धीमा हो गया, जबकि पृथ्वी पर समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। श्याम ने भविष्य की यात्रा कर ली है। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। वैज्ञानिक इसे रोज प्रयोगों में देखते हैं। हमारे सिर के ऊपर जो जीपीएस सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से थोड़ा अलग चलती हैं। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी का इस्तेमाल करके उन्हें ठीक न किया जाए तो आपका गूगल मैप्स आपको गलत रास्ता दिखाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि समय मुड़ सकता है, धीमा हो सकता है। लेकिन क्या समय की कोई शुरुआत थी? क्या स्पेस हमेशा से ऐसा ही था? आइंस्टाइन को लगता था कि ब्रह्मांड स्थिर है, न फैल रहा है न सिकुड़ रहा है। उन्होंने इसे साबित करने के लिए अपने समीकरणों में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी डाला। लेकिन ये आइंस्टाइन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यानी बिगेस्ट ब्लंडर साबित होने वाली थी, क्योंकि दूर कहीं एक खगोल शास्त्री अपनी दूरबीन से कुछ ऐसा देखने वाला था जो पूरी तस्वीर बदल देगा। पार्ट 2 समाप्त। हमने रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन को कवर कर लिया है। अब पार्ट 3 में हम ब्रह्मांड के जन्म, द बिग बैंग और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की बात करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे एडविन हबल, जिन्होंने देखा कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग, अगर सब दूर जा रहे हैं तो कभी न कभी सब एक जगह रहे होंगे। ब्रह्मांड का अंत, क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या वापस सिकुड़ जाएगा? बिग क्रंच। पार्ट 3 फैलता हुआ ब्रह्मांड, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। चैप्टर 9 आइंस्टीन की सबसे बड़ी गलती। 1920 के दशक तक ज्यादातर वैज्ञानिक, यहाँ तक कि आइंस्टीन भी, ये मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है,
यानी ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, न ये बड़ा हो रहा है न छोटा। लेकिन आइंस्टीन के अपने समीकरण यानी जनरल रिलेटिविटी कुछ और कह रहे थे। उनके गणित के हिसाब से ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड को सिकुड़ना चाहिए था, क्योंकि सारे तारे एक दूसरे को खींच रहे हैं। ब्रह्मांड को सिकुड़ने से रोकने के लिए आइंस्टीन ने अपने समीकरणों में जबरदस्ती एक नया नंबर जोड़ा। उन्होंने इसे नाम दिया कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी थी जो ब्रह्मांड को बाहर की तरफ धक्का देती थी ताकि वो अंदर की तरफ न गिरे। आइंस्टीन ने सोचा कि उन्होंने ब्रह्मांड को संतुलित कर दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हजारों मील दूर एक अमेरिकी खगोलशास्त्री उनकी इस थ्योरी की धज्जियां उड़ाने वाला था। चैप्टर 10 डॉपलर प्रभाव और लाल रोशनी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब एक तेज रफ्तार कार या ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आपके पास से गुजरती है तो क्या होता है? जब वो आपके पास आती है तो आवाज़ तीखी यानी हाई पिच होती है, और जैसे ही वो आपसे दूर जाती है आवाज़ भारी हो जाती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यही नियम रोशनी पर भी लागू होता है। रोशनी तरंगों में चलती है। अगर कोई तारा हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी रोशनी की तरंगें दब जाएंगी और वो नीला दिखाई देगा। अगर कोई तारा हमसे दूर जा रहा है तो उसकी रोशनी की तरंगें फैल जाएंगी और वो लाल दिखाई देगा। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। 1929 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने अपनी विशाल दूरबीन से यानी माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी से आकाशगंगाओं को देखा। उन्हें लगा था कि कुछ तारे पास आ रहे होंगे और कुछ दूर जा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। लगभग हर गैलेक्सी लाल दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, और जो गैलेक्सी जितनी दूर थी वो उतनी ही तेज रफ्तार से भाग रही थी। चैप्टर 11 गुब्बारे का उदाहरण। ये खोज क्रांतिकारी थी। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड फैल रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या गैलेक्सी स्पेस के अंदर भाग रही हैं? नहीं। स्टीफन हॉकिंग इसे समझाने के लिए एक बहुत ही आसान उदाहरण देते हैं। गुब्बारा। कल्पना कीजिए एक गुब्बारा है, उस पर पेन से बहुत सारे बिंदु बना दीजिए। ये बिंदु गैलेक्सीज हैं। अब गुब्बारे को हवा भरकर फुलाइए। जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होगा सारे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ध्यान दीजिए, बिंदु खुद नहीं चल रहे, गुब्बारे की रबर यानी स्पेस फैल रही है, इसलिए उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, स्पेस खुद खिंच रहा है। हबल की इस खोज ने आइंस्टीन को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चैप्टर 12 द बिग बैंग। अगर ब्रह्मांड अभी फैल रहा है और गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि अतीत में वो एक दूसरे के पास रही होंगी। अगर हम समय को पीछे घुमाएं तो क्या होगा? 1 अरब साल पहले सब कुछ पास था। 10 अरब साल पहले सब कुछ बहुत पास था। लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड, सारे तारे, सारी गैलेक्सीज, सारा स्पेस एक ही बिंदु में समाया हुआ था। ये बिंदु असीमित घनत्व वाला और असीमित तापमान वाला था। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर एक धमाका हुआ, द बिग बैंग। लेकिन ये किसी बम जैसा धमाका नहीं था जो खाली जगह में फूटा हो। ये स्पेस का ही धमाका था। इससे पहले न कोई बाहर था, न कोई जगह थी और न ही कोई समय था। हॉकिंग कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था? ये पूछना वैसा ही है जैसे पूछना कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई है। चैप्टर 14 ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या कभी रुकेगा? वैज्ञानिकों के पास इसके 2 संभावित अंत हैं। द बिग क्रंच। अगर ब्रह्मांड में ग्रेविटी बहुत मजबूत हुई तो एक दिन फैलना बंद हो जाएगा और वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सब कुछ वापस आकर एक बिंदु में मिल जाएगा। समय शायद उल्टा चलने लगेगा और फिर शायद एक और बिग बैंग होगा। द बिग फ्रीज। अगर ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है तो ग्रेविटी उसे रोक नहीं पाएगी। तारे एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे कि आसमान काला हो जाएगा। सारे तारे अपनी ईंधन खत्म करके बुझ जाएंगे। ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और बेजान कब्रिस्तान बन जाएगा।
स्टीफन हॉकिंग और आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि दूसरा विकल्प यानी बिग फ्रीज होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन घबराइए मत, इसमें अभी अरबों साल बाकी हैं। तो बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, ग्रेविटी ने तारे बनाए, लेकिन इन सब के बीच एक नियम है जो तय करता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अगले भाग में हम साइंस की सबसे अजीब दुनिया में चलेंगे, जहां नियम टूट जाते हैं, जहां एक चीज एक ही समय पर दो जगहों पर हो सकती है। हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स और अनिश्चितता के सिद्धांत की। क्या हम सच में भविष्य देख सकते हैं या भगवान पासा खेलते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पार्ट 3 एंड्स। हमने एक्सपैंडिंग यूनिवर्स और बिग बैंग को कवर कर लिया है। अब पार्ट 4 बहुत ट्रिकी है क्योंकि इसमें क्वांटम फिजिक्स आएगी। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। पार्ट 4 में हम कवर करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप किसी चीज की स्थिति यानी पोजीशन और गति यानी स्पीड एक साथ क्यों नहीं जान सकते? गॉड डज नॉट प्ले डाइस। आइंस्टीन को ये थ्योरी पसंद क्यों नहीं थी? पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी, क्या प्रकाश कण है या तरंग? पार्ट 4 अनिश्चितता का सिद्धांत, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चैप्टर 14 क्या भविष्य पहले से तय है? इज द फ्यूचर प्री डिटर्मिन्ड? सदियों से वैज्ञानिक ये मानते आए हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल मशीन की तरह है। 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, पियरे साइमन लैप्लास। उनका कहना था कि विज्ञान के नियम इतने पक्के हैं कि अगर हमें ब्रह्मांड की हर चीज की वर्तमान स्थिति यानी पोजीशन और रफ्तार पता हो तो हम भविष्य की हर घटना की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसे साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी हो रहा है, बारिश की बूंद का गिरना, मेरा ये बोलना, आपका ये सुनना, सब कुछ पहले से तय है, क्योंकि हर चीज भौतिकी के नियमों से बंधी है। लेकिन 1926 में जर्मनी के एक युवा वैज्ञानिक ने लैप्लास के इस सपने को तोड़ दिया। उसका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा, भविष्य तो छोड़ो, हम तो ब्रह्मांड की वर्तमान स्थिति भी पूरी तरह नहीं जान सकते। चैप्टर 15 अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ब्रह्मांड को पूरी तरह जानने के लिए आपको हर कण की दो चीजें पता होनी चाहिए। वो कहाँ है, पोजीशन, वो कितनी तेज चल रहा है, वेलोसिटी, स्पीड। लेकिन सूक्ष्म दुनिया में, जहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, वहाँ एक समस्या है। किसी चीज को देखने के लिए आपको उस पर प्रकाश डालना पड़ता है। मान लीजिए एक कमरे में एक इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है। उसे देखने के लिए आप उस पर प्रकाश की एक किरण डालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि जैसे ही प्रकाश का कण उससे टकराता है, वो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देता है। इस धक्के से इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बदल जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति ठीक से नापना चाहेंगे तो आपको तेज प्रकाश डालना होगा। तेज प्रकाश मतलब जोर का धक्का, जिससे उसकी रफ्तार बदल जाएगी और आपको सही स्पीड पता नहीं चलेगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को धीरे से छुएंगे ताकि स्पीड न बदले, तो प्रकाश इतना धुंधला होगा कि आपको उसकी सही स्थिति नहीं दिखेगी। इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्रकृति ने एक सीमा लगा दी है। आप एक ही समय पर किसी चीज की स्थिति और गति दोनों 100% सटीकता से नहीं जान सकते। जितना आप एक चीज पर फोकस करेंगे, दूसरी उतनी ही धुंधली होती जाएगी। चैप्टर 16 क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस सिद्धांत ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया। इस नई दुनिया में कण अब ठोस गोलियां नहीं थे, वे तरंगों की तरह व्यवहार करने लगे। सोचिए, एक कार एक ही समय में दो अलग-अलग रास्तों पर जा सकती है? नहीं, लेकिन क्वांटम दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में दो छेदों से निकल सकता है। यहाँ चीजें निश्चित नहीं होती, सिर्फ संभावित होती हैं। वैज्ञानिक अब ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वे सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस बात की 90% संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है और 10% संभावना है कि वो चांद पर हो। ये सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन आज के कंप्यूटर, लेज़र और आपके मोबाइल की चिप सब इसी क्वांटम थ्योरी पर काम करते हैं। अगर ये थ्योरी गलत होती तो आपका स्मार्टफोन काम नहीं करता। चैप्टर 17 भगवान पासा नहीं खेलते, गॉड डज नॉट प्ले डाइस।
सब वैज्ञानिक इस नई अजीब थ्योरी से खुश थे सिवाय एक आदमी के, एल्बर्ट आइंस्टाइन के। आइंस्टाइन को ये मानने से नफरत थी कि ब्रह्मांड संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी या चांस पर चलता है। उन्हें लगता था कि अगर हम कुछ नहीं जान पा रहे तो ये हमारी कमी है, प्रकृति की नहीं। उन्होंने अपनी मशहूर लाइन कही, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। भगवान ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते। उन्हें लगता था कि भगवान जुआरी नहीं है जो सिक्का उछालकर फैसला करे कि क्या होगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग इस किताब में कहते हैं, आइंस्टाइन गलत थे। क्वांटम मैकेनिक्स के सबूत बताते हैं कि भगवान न सिर्फ पासा खेलते हैं बल्कि कभी-कभी वो पासे को ऐसी जगह फेंक देते हैं जहां हम उन्हें देख भी नहीं सकते, जैसे ब्लैक होल्स में। तो निष्कर्ष ये है, हम भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड में हमेशा एक अनिश्चितता रहेगी और शायद यही वो चीज़ है जो ब्रह्मांड को इतना दिलचस्प बनाती है। पार्ट 4 एंड्स। हमने पार्ट 4 क्वांटम मैकेनिक्स पूरा कर लिया है। अब हमारे पास ब्रह्मांड के 2 पिलर हैं, जनरल रिलेटिविटी जो बड़ी चीज़ों तारों ग्रेविटी को समझाती है, क्वांटम मैकेनिक्स जो छोटी चीज़ों परमाणु को समझाती है। समस्या ये है कि ये दोनों थ्योरी एक दूसरे की दुश्मन हैं। पार्ट 5 में हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां ये दोनों थ्योरी टकराती हैं और नियम टूट जाते हैं, ब्लैक होल्स। पार्ट 5 में हम कवर करेंगे तारे कैसे मरते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, इवेंट होराइजन क्या है, हॉकिंग रेडिएशन, स्टीफन हॉकिंग की सबसे बड़ी खोज, क्या ब्लैक होल्स सच में पूरी तरह काले होते हैं। पार्ट 5 ब्लैक होल्स, चैप्टर 18 तारों की मौत, द डेथ ऑफ स्टार्स। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक पारा कैसे काम करता है। हमारा सूरज अरबों सालों से जल रहा है, लेकिन वो जल क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक जंग चल रही है। ग्रेविटी जो तारे को अंदर की तरफ दबा रही है, सिकोड़ रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो गर्मी पैदा करके तारे को बाहर की तरफ धक्का दे रही है, फैला रही है। जब तक तारे के पास ईंधन है, वो बाहर धक्का देता रहता है और ग्रेविटी से जीतता रहता है। लेकिन एक दिन ईंधन खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? तब ग्रेविटी जीत जाएगी। तारा अपने ही वजन के नीचे धंसना शुरू कर देगा। चैप्टर 19 चंद्रशेखर सीमा, द चंद्रशेखर लिमिट। 1928 में भारत का एक 19 साल का छात्र पानी के जहाज से इंग्लैंड जा रहा था। उसका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जहाज पर बैठे बैठे उसने गणित लगाया कि एक तारा कितना भारी हो सकता है। उसने पाया कि अगर कोई तारा हमारे सूरज से लगभग 1.4 गुना यानी 1.4 टाइम्स ज़्यादा भारी है, तो जब वो मरेगा तो उसे दुनिया की कोई ताकत सिकुड़ने से रोक नहीं पाएगी। वो तारा छोटा होता जाएगा और छोटा और छोटा। उसका घनत्व इतना बढ़ जाएगा कि 1 चम्मच मिट्टी का वजन माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा। उस समय के बड़े वैज्ञानिकों जैसे सर आर्थर एडिंगटन ने चंद्रशेखर का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, प्रकृति किसी तारे को ऐसे गायब होने की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन इतिहास गवाह है, चंद्रशेखर सही थे और एडिंगटन गलत। इसी खोज के लिए बाद में चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। इसे हम चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। चैप्टर 20 घटना क्षितिज। तो जब एक बहुत भारी तारा मरता है और सिकुड़ता है तो वो एक बिंदु बन जाता है। उसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि वो स्पेस को पूरी तरह मोड़ देती है, इतनी मजबूत कि प्रकाश भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और चूंकि हम चीज़ों को प्रकाश से ही देखते हैं, इसलिए हम उस तारे को नहीं देख सकते। वो अदृश्य हो जाता है। वो बन जाता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज। ये वापसी न होने का बिंदु है। स्टीफन हॉकिंग इसे एक झरने की तरह समझाते हैं। अगर आप झरने के किनारे से थोड़ा ऊपर तैर रहे हैं तो आप वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप किनारे यानी एज को पार कर गए तो पानी का बहाव इतना तेज है कि दुनिया का सबसे तेज तैराक भी वापस नहीं आ सकता। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? हॉकिंग कहते हैं कि उसके साथ स्प्रेगेटिफिकेशन होगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तेज है कि आपके पैरों पर सिर के मुकाबले ज़्यादा खिंचाव होगा। आपका शरीर खिंचकर नूडल्स या स्पगेटी जैसा लंबा हो जाएगा और फिर टूट जाएगा। चैप्टर 21 हॉकिंग रेडिएशन, क्या ब्लैक होल सच में काले हैं? 1974 तक वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल अमर हैं।
वो सिर्फ बड़े हो सकते हैं, कभी छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ भी उनसे बाहर नहीं आ सकता। लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके बारे में पार्ट 4 में बताया गया था, और ग्रेविटी, जिसके बारे में पार्ट 2 में बताया गया था, को मिलाया, और उन्हें जो दिखा उसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। याद है हमने अनिश्चितता के सिद्धांत में बात की थी कि खाली स्पेस कभी खाली नहीं होता। वहां लगातार कण और एंटी कणों के जोड़े बनते और नष्ट होते रहते हैं। आमतौर पर वो एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये जोड़ा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ठीक किनारे पर बने तो? हॉकिंग ने गणित से साबित किया कि कभी-कभी ऐसा होता है। एक कण ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा कण बाहर भाग जाता है। बाहर वाले को अंदर वाला साथी नहीं मिलता जिससे टकराकर वो खत्म हो सके, तो वो एक रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में निकल जाता है। दूर से देखने वाले को लगेगा कि ब्लैक होल रोशनी या गर्मी छोड़ रहा है। इसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा अंजाम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वो जो कण बाहर निकला उसकी ऊर्जा ब्लैक होल के द्रव्यमान से कम हो जाती है। इसका मतलब ब्लैक होल धीरे धीरे अपना वजन खोते रहते हैं, वो सिकुड़ते रहते हैं, और अरबों खरबों साल बाद एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह गायब हो जाएगा। हॉकिंग ने हमें सिखाया कि ब्लैक होल्स उतने काले नहीं हैं जितना हम सोचते थे। उनसे चीजें बाहर आ सकती हैं और वो हमेशा के लिए नहीं है। पार्ट 5 समाप्त। हमने इस किताब के सबसे कठिन और रोमांचक हिस्से को पार कर लिया है। अब हम पार्ट 6 फाइनल पार्ट में पहुंचेंगे। यहाँ हम समय की दिशा और पूरी किताब का निचोड़ देखेंगे। पार्ट 6 में हम कवर करेंगे द एरो ऑफ टाइम। हमें भूतकाल याद रहता है लेकिन भविष्य क्यों नहीं? कब टूटने के बाद वापस क्यों नहीं जुड़ता? एंट्रोपी। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्या हम कभी ब्रह्मांड का पूरा सच जान पाएंगे? कंक्लूजन। स्टीफन हॉकिंग का मानवता के लिए संदेश। पार्ट 6 समय का तीर और निष्कर्ष। चैप्टर 22 समय का तीर। हमने ब्लैक होल्स और बिग बैंग की बात की, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। समय हमेशा आगे क्यों बढ़ता है? हम भूतकाल को याद रख सकते हैं, लेकिन भविष्य को क्यों नहीं? हम टूटे हुए कप को वीडियो में तो जुड़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कप कभी खुद जुड़कर वापस मेज पर क्यों नहीं कूदता? इसका जवाब विज्ञान के एक नियम में छिपा है, जिसे कहते हैं एंट्रोपी या अव्यवस्था। ऊष्मा प्रवैगिकी का दूसरा नियम कहता है कि बंद सिस्टम में अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। सोचिए आपने एक पहेली को जोड़कर बॉक्स में रखा है। अगर आप बॉक्स को हिलाएंगे तो पहेली के टुकड़े बिखर जाएंगे। क्या बॉक्स हिलाने से पहेली अपने आप जुड़ सकती है? संभावना तो है, लेकिन ये करोड़ों अरबों सालों में शायद एक बार हो। आमतौर पर चीजें हमेशा सजावट से बिखराव की ओर जाती हैं। यही समय का तीर है। ब्रह्मांड एक बहुत ही सुव्यवस्थित ऑर्डर्ड स्थिति बिग बैंग से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अव्यवस्थित स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम टूटे हुए कप को वापस जुड़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि वो नियम के खिलाफ है। हमारा दिमाग भी इसी दिशा में काम करता है। हम यादें तभी बनाते हैं जब हम ऊर्जा खर्च करते हैं और ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ाते हैं। चैप्टर 23 सब कुछ का सिद्धांत। पूरी किताब में हमने ब्रह्मांड को समझाने वाली 2 महान थ्योरीज की बात की। जनरल रिलेटिविटी, जो बड़े तारों और ग्रेविटी को समझाती है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो छोटे परमाणुओं को समझाती है। लेकिन समस्या ये है कि ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे से नफरत करती हैं। वे एक साथ काम नहीं करती। वैज्ञानिकों का और स्टीफन हॉकिंग का सबसे बड़ा सपना ये था कि ऐसी थ्योरी खोजना जो इन दोनों को मिला दे। एक ऐसा समीकरण जो पूरे ब्रह्मांड को समझा सके, एटम से लेकर ब्लैक होल तक। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ का सिद्धांत। हॉकिंग ने अपना पूरा जीवन इसी खोज में लगा दिया। उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी जैसी कई कोशिशें की। हालांकि हमें अभी तक वो जादुई समीकरण नहीं मिला है, लेकिन हॉकिंग मानते थे कि हम उसके बहुत करीब हैं। जिस दिन हम वो खोज लेंगे, उस दिन हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, बल्कि हम ये भी समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड क्यों है। चैप्टर 24 निष्कर्ष। हम यहाँ क्यों हैं? हम इंसान, हम एक औसत से तारे, सूरज के एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले बंदरों की एक उन्नत नस्ल हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। यही चीज़ हमें खास बनाती है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है।
वो लिखते हैं कि अगर हम एक ऐसी थ्योरी खोज लेते हैं जो सब कुछ समझा दे तो वो इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि तब हम भगवान के दिमाग, द माइंड ऑफ गॉड को जान पाएंगे। हॉकिंग का मानना था कि हमारा मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, हमारा मकसद है जानना। भले ही हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हों, भले ही हम एक कुर्सी से बंधे हों, लेकिन हमारा दिमाग पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ब्लैक होल्स हमें सिखाते हैं कि कोई भी जेल हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आप ब्लैक होल में फंस गए हैं तो हार मत मानिए, वहाँ से निकलने का भी रास्ता है। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और इंसानी कोशिशों की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था सार स्टीफन हॉकिंग की महान किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का। इस किताब ने हमें सिखाया कि समय स्थिर नहीं है, ब्लैक होल्स काले नहीं हैं और ब्रह्मांड का एक इतिहास है। आपको ये ब्रह्मांडीय सफ़र कैसा लगा? क्या आप मानते हैं कि इंसान कभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोज पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। ये हमें और यूट्यूब के एल्गोरिदम को बताता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हम कछुओं की मीनार पर नहीं रहते। अगली बार हम किसी और महान किताब के पन्ने पलटेंगे। तब तक के लिए सितारों की तरफ देखते रहिए।